नियम 6 प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना। Fixed day for appearance of fixed day of appearance of defendant. एक सेकंड। I सस्ता बहुत सस्ता। क्या टाइटल पढ़ो। प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना। हाँ, जब हम समन्स भेजेंगे हैं, समन की डेफिनेशन 2 लाइन में कहीं लिख दो, कहीं भी लिख दो, 2 लाइन बोलेंगे। पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं। Summon is a process of court. Summon is a process of court issued to a person comma to give the answer of plaint or to give evidence or to produce any document. Number 1, summons to defend. तीन प्रकार के समन बताए हमने परिभाषा में। टू गिव द आंसर ऑफ प्लेन, ये किनके लिए? डिफेंडेंट। और टू गिव एविडेंस, किसके लिए? विटनेस। नंबर 2, समन्स टू विटनेस। ठीक है। और तीसरा, टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, ये किसको? पर्सन, व्यक्ति है। समन्स टू पर्सन। ठीक है, हो गया। तीसरा क्या था? समन्स टू पर्सन, टू प्रोड्यूस एनीथिंग और डॉक्यूमेंट है। समन्स टू पर्सन में लिख दो आगे, टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। ठीक है, हिंदी में लिख लो। समन वह आदेशिका है, समन वह आदेशिका है जो किसी व्यक्ति को कॉमा वाद का उत्तर देने अथवा साक्ष्य देने अथवा
किसी वस्तु अथवा दस्तावेज पेश करने के लिए जारी की जाती है। जारी की जाती है। याद रहेगा। तो समन्स 3 लोगों को जारी हुई, प्रतिवादी को समन, व्यक्ति साक्षी को समन और व्यक्ति को समन। हाँ बेटो, क्लास में बेटा। हाँ तू बता। जब मिलना हो तो तू आ जा, कोई इसको थोड़े। आओ आ जा। तो समन 3 प्रकार के है। पहला है प्रतिवादी को समन। उत्तर कौन देगा वाद पत्र का? किसको समन? डिफेंडेंट। समन्स टू डिफेंडेंट, समन्स टू विटनेस। साक्ष्य कौन देगा? साक्षी। और दस्तावेज और वस्तु कौन पेश करेगा? साक्षी। व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई दस्तावेज या कोई वस्तु है और जिसे न्यायालय अपने सामने मंगाना चाहता। ठीक है। अब पढ़ लो ऑर्डर में समन क्या लिखा है। क्या लिखा है? समन्स टू अपीयरेंस ऑफ डिफेक्ट। प्रतिवादी की उपसंजाति की। हाँ, टू अपीयरेंस। तो जब वाद पत्र प्रस्तुत हो गया, वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया, न्यायालय ने उस वाद पत्र की जांच की। जांच करने के बाद एक शब्द है कॉज ऑफ एक्शन। बताया मैंने, बता ना, वाद कारण। वो तथ्य जिसके बाद वादी को लगा कि अब उसे न्यायालय की शरण में जाना, उसे न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना। ठीक है। तो इसमें जो समन दिया गया है इस नियम में, ये समन है प्रतिवादी को, समन टू डिफेंड। क्योंकि प्लेंट का रिप्लाई कौन करे? है विटनेस। तो पढ़ो। नियम 1 के उपनियम 1 के अधीन न्यायालय के चालू कारोबार प्रतिवादी के निवास स्थान और समन की तामील के लिए आवश्यक समय के प्रति निर्देश से नियत किया जाएगा। एक बात बताओ, आज तुम समन जारी कर रहे हो प्रतिवादी को कि तुम हाजिर हो और दावे का उत्तर दो, और कल की तारीख लगा दी तुमने। समन में प्रतिवादी को इतना समय मिलना चाहिए कि वह अगर बाहर रहता है तो यात्रा करके न्यायालय तक आ सके। चलिए, पहले। दूसरी बात, आज तुमने समन जारी कर दिया, कल की तारीख लगा दी, कल प्रतिवादी हाजिर हो गया, फिर भी वो तारीख बढ़वा ले जाए, नहीं बढ़वा ले जाए। मतलब कल तो समन मिला है हाजिर होने के लिए, हम आज हाजिर हो गए, लेकिन हमें टाइम तो दो, हम अपने एडवोकेट से मिलें, पूरी सलाह लें, फिर जवाब दावा तैयार कराएं, रिटन स्टेटमेंट तैयार कराएं, पेश करें। क्या ये सब 24 घंटे में हो जाएगा? तो प्रतिवादी को इतना समय समन में दिया जाता है हाजिर होने के लिए, जिससे कि वो अपने एडवोकेट को कंसल्ट कर ले और जो भी ज़रूरी बातें हैं वो उसका जवाब तैयार कर ले। इतना समय उसकी हाजिरी के लिए उसे मिलना ही चाहिए, अतः मिलता है। तो अपन पढ़ के आए होंगे पीछे के 30 दिन का टाइम देते हैं,
और उसे 60 दिन और बढ़ाया जाए, बढ़ाया तो 90 दिन उसके पास हो गया, है ना। जी। इतना समय उसे मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि वो कल हाजिर भी हो जाएगा तब भी टाइम मांगे, नहीं मांगेगा। हाजिर हो, साहब आपने बुलाया, हाजिर हो गए, अब तुम कह रहे जवाब दावा पेश करो। वो ये नहीं कहेगा कि साहब हमें अपने एडवोकेट को एंगेज करने दो, एडवोकेट से मिलने दो, एडवोकेट को बताने दो, फिर एडवोकेट तैयारी करेगा कि नहीं करेगा। तो इतना समय उसे मिल जाना चाहिए, है ना। तो इसमें वही बात जरा दूसरे शब्दों में लिखी है, पढ़ के देखो। क्या लाला, क्या जलवा। तो मना हमने इसलिए तो कर दिया, आपका गुस्सा खराब है, आपका वो दे दोगे घर। हाँ, गुस्सा बहुत खराब है, गुस्सा किसी का भी हो खराब है। गुस्से में आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है। आपको जब तीव्र गुस्सा आए तो उस क्षण को आप अवॉइड करो। थोड़ी देर बाद आपको ही लगेगा यार बेवकूफ़ी में गुस्सा कर रहे थे उस टाइम वो थोड़ा सा गुस्से में भी 16,000 रुपए बर्बाद ही हो गए। हाँ, बिना मतलब जीजा लिवाए गए हाँ। शादी में, और थोड़ी बहुत भाई बाने की भी हम पुलिस में हैं, हम जी हैं वो हैं, तो हमकी पुलिस में हो तो हम सस्पेंड करवाए नहीं बाने कारण पर भी मोहम्मद लाल गई लाल है हमारे डरते नहीं है। हाँ। उधार का कोई काम नहीं। चलो चलो। नियम 7, समन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह वे दस्तावेजें पेश करे जिन पर वह निर्भर करता है। ठीक है ना, प्रतिवादी को समन जाएगा तो एक तो ये जाए, उसमें लिखा होगा कि दावे का उत्तर दें, मतलब जवाब दावा पेश करें, WS। प्लस ये भी तो आदेश होगा कि जितने डॉक्यूमेंट तुम्हारे फेवर में हों उन्हें न्यायालय के सामने पेश करो, है ना। पढ़ो क्या लिखा है। उपसंजाति और उत्तर के लिए समन में प्रतिवादी को आदेश होगा कि वह अपने कब्जे या शक्ति में की ऐसी आदेश 8 के नियम 1 का में निर्दिष्ट सब दस्तावेजों या उनकी प्रतियों को पेश करे जिन पर अपने मामले के समर्थन में निर्भर करने का उसका आशय है। जिन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप अपना WS लेकर आ रहे हैं, जवाब दावा लेकर आ रहे हैं, वे डॉक्यूमेंट आपको न्यायालय में पेश करनी पड़ेगी। पेश कैसे? WS के साथ, जवाब दावे के साथ। बाद में भी तो एग्जीक्यूट करवा देते हैं। सुनो तो अब प्रक्रिया क्या है वो सुन लो। इन्होंने पूछा कि बाद में भी तो एग्जिबिट करा देते हैं। तो होता ये है कि हम अपने दावे और जवाब दावे के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते, फोटो कॉपी पेश करते, ठीक है। और उसके बाद जब इशू फ्रेम हो जाते हैं, उसके बाद एविडेंस के लिए डेट लगती है। पहले एविडेंस किन की होगी? प्लेंटिफ की, वादी की। तो उस जो प्लेंटिफ की एविडेंस के लिए डेट फिक्स की गई है कि इतनी तारीख को एविडेंस लिया जाएगा। इशू फ्रेम होने के बाद की अगली स्टेज क्या है? मैंने पहले तुम्हें बताया होगा, शुरू में लेक्चर दिए होंगे तो तुम्हें बताया होगा। हाँ, तो पहले दावा पेश हुआ, न्यायालय ने दावे और उसके साथ पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार किया, पढ़ा, और उन्हें लगा न्यायालय को कि हाँ इनके दावे में दम है, इनके पक्ष में वाद कारण है, देयर इज अ कॉज ऑफ एक्शन एंड प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू गेट रिलीफ। उसके पक्ष में वाद कारण है और वह अनुतोष प्राप्त करने का हकदार है। तब फिर न्यायालय प्रतिवादी को समन जारी करते हैं। अब प्रतिवादी को समन जारी क्यों किया गया है? वाद पत्र का उत्तर देने के लिए।
वो वाद पत्र का उत्तर देगा, जिसे हम जवाब दावा कहते हैं, रिटन स्टेटमेंट WS, प्रतिवाद पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिवाद पत्र भी आ गया और प्रतिवादी के पास जितने भी दस्तावेज थे उसके समर्थन में वह सारे दस्तावेज उसने अपने जवाब दावे के साथ, रिटन स्टेटमेंट के साथ पेश किया। जवाब दावा मतलब समझ ना, दावे का जवाब। तो उस समय तक क्या करते हैं, पक्षकार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते, उनकी फोटो कॉपी पेश करते, दावे और जवाब दावे के साथ फोटो कॉपी आती। ठीक है, इसके बाद इशू फ्रेम होते हैं, तो वाद प्रश्नों की विरचना होती है। अभी आएगा वो ऑर्डर 14 में बताएंगे। वाद प्रश्न, अभी तो शुरुआत हो रही है। वाद प्रश्नों की विरचना की जाएगी, इशू फ्रेम किए जाएंगे, है ना। फिर इशू फ्रेम होने के बाद प्लेंटिफ की एविडेंस के लिए डेट लगेगी। मतलब प्लेंटिफ की एविडेंस के लिए क्या, जिसके ऊपर सबूत का भार है, ऐसे एविडेंस एक्ट की धारा 101 में जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, तो वो और प्रतिवादी दोनों मिलकर क्या, दोनों ही अपने अपने कथनों के समर्थन में जो दस्तावेज हैं उनको पेश करेंगे। जैसे वादी ने जितने दस्तावेजों की अपने दावे के साथ फोटोकॉपी लगाई थी, ओरिजिनल तो पेश यही नहीं थी, यही प्रतिवादी ने भी किया। उसने उसके समर्थन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सबकी फोटोकॉपी लगाई। हाँ, अब जब जवाब दावा आ गया, उसके बाद होंगे वाद प्रश्नों की विरचना की जाएगी, है ना। क्या वादी द्वारा प्रतिवादी को 1 लाख रुपए उधार के तौर पर दिए गए हैं? क्या प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा किया गया? क्या वादी वादोक्त संपत्ति का स्वामी है? ऐसे इशू फ्रेम किए। इशू फ्रेम होने के बाद दोनों ही पक्षकार जिन दस्तावेजों की फोटोकॉपी उन्होंने अपने अभिवचनों के साथ, अपनी प्लीडिंग्स के साथ पेश किए हैं, वे सारे डॉक्यूमेंट्स अब आएंगे ओरिजिनल। और ओरिजिनल ऐसे ही नहीं पेश करते हैं कि उनकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों की सूची, प्रिंटेड प्रोफॉर्मा होता है, प्रिंटेड, हाँ, सूची दस्तावेज का प्रिंटेड प्रोफॉर्मा होता है। ऊपर कोर्ट का नाम, पक्षकारों के नाम, और फिर दस्तावेजों को क्रम से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक लिस्ट बनाकर दस्तावेजों की, और उस लिस्ट के साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम पेश करें। यही वादी के लिए है और यही प्रतिवादी। अब जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आए, इसके बाद शुरू होगी एविडेंस। अब उनमें से एविडेंस के दौरान जितने भी दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य हैं उनको रिकॉर्ड पर ले लिया जाएगा, और जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, एविडेंस एक्ट जिनको मना करता है, पढ़ाया है एविडेंस कि ये रिलेवेंट नहीं है, ये रिलेवेंट नहीं है, तो उन दस्तावेजों में से जितने सुसंगत होंगे, रिलेवेंट होंगे, उतने रिकॉर्ड पर ले लिए जाएंगे, और जो इररिलेवेंट होंगे, विसंगत होंगे, विसंगत समझते हैं ना, जो रिलेवेंट है ना इररिलेवेंट है ना, जो सुसंगत भी नहीं है और विसंगत भी नहीं, वो है असंगत। तो जो इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे उनको रिकॉर्ड से निकाल दिया, ठीक है, और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे उनको रिकॉर्ड पर ले लिया, और रिकॉर्ड पर लेने के बाद उनमें डाला जाता है एग्जिबिट।
प्रदर्श, प्रदर्श P1, एग्जिबिट P1। तो मतलब एग्जिबिट का मतलब है प्रदर्शित हुआ, न्यायालय में पेश हुआ। P माने प्लेंटिफ, 1 माने पहला डॉक्यूमेंट, P2 दूसरा डॉक्यूमेंट, P3 तीसरा डॉक्यूमेंट। अब डिफेंडेंट की ओर से जो आएंगे D1, D2, D3, D4, ठीक है ना, क्लियर है। तो डॉक्यूमेंट पर लिख दिया जाता है एग्जिबिट, है ना, एग्जिबिटेड, अर्थात ये दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है। 7 तो पढ़ दिया भाई 7 पढ़ दिया, हाँ। 8 पे है। अंतिम निपटारे के लिए समन निकाले जाने पर प्रतिवादी को यह निर्देश होगा कि वह अपने साक्ष्यों को पेश करे। देखिए, एक समरी प्रोसीजर होता है, एक ऑर्डर है समरी प्रोसीजर। देखना 37-38 में ऑर्डर 37 या 38 में पागल हो, इंडेक्स खोला करो, बिल्कुल ढोर है। 37 37 आदेश 37 में संक्षिप्त प्रक्रिया बताई गई है। इसमें संक्षिप्त प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है, बोर तो नहीं हो रहा है, फालतू बातें कर रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया क्या है मैं बता दूं आपको कि सामान्य प्रक्रिया जो है वो ये है कि वादी का दावा आ गया, प्रतिवादी का जवाब दावा आ गया, फिर इशू फ्रेम हुए, डॉक्यूमेंट आ गए ओरिजिनल, इशू फ्रेम होने के बाद प्लेंटिफ की एविडेंस हुई, फिर डिफेंडेंट की एविडेंस हुई, फिर आर्गुमेंट हुए और फिर उसके बाद जजमेंट। ये तो जनरल प्रोसीजर है। एक समरी प्रोसीजर होता है। समरी प्रोसीजर में क्या होता है कि जो समन निकाले जाते हैं प्रतिवादियों को या प्रतिवादी को, वो समन में लिखा जाता है कि मामले की अंतिम सुनवाई के लिए फला फला दिनांक निश्चित किया गया है, आप इस दिनांक को हाजिर होकर वाद पत्र का उत्तर दें और आपके पास आपके समर्थन में जितने दस्तावेज हैं उन्हें पेश करें। ठीक है, ये अंतिम निपटारे के लिए समन होता है। समन जो होता है या तो इशू फ्रेम करने के लिए या अंतिम निपटारे। सामान्य प्रक्रिया में वाद बिंदुओं की विरचना करने के लिए प्रतिवादी को क्यों बुला रहे हो? जवाब दावा पेश करे हो, वाद पत्र का उत्तर दे, इसलिए तो बुला रहे हो, वाद पत्र का उत्तर दे। अब वो वाद पत्र का उत्तर देगा, उत्तर देने के बाद इशू फ्रेम होंगे कि नहीं, वाद प्रश्नों की विरचना की जाएगी कि नहीं की जाएगी। तो दरअसल वो समन जवाब दावा पेश करने के लिए नहीं है, वो समन है वाद प्रश्नों की विरचना, फॉर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। लेकिन जो समरी प्रोसीजर दिया गया है, संक्षिप्त प्रक्रिया जो दी गई है, उसमें जो प्रतिवादी के लिए समन निकाला जाता है, पहली बार में ही उसे ये आदेश दिया जाता है कि आप फला दिनांक को उपस्थित हों और वाद पत्र का उत्तर दें, साथ ही आपके पास आपके समर्थन में जितने दस्तावेज हों उन्हें पेश करें। ठीक है, और वो एक ही तारीख में सब कर देगा, जवाब दावा और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सब पेश कर देगा। ठीक है, इसके बाद न्यायालय एक तारीख और लगाएंगे और उस तारीख को जजमेंट सुना दिया जाएगा। इसे हम कहते हैं संक्षिप्त प्रक्रिया है, जिसमें ना तो कोई इशू फ्रेम हुए, वाद प्रश्नों की भी विरचना नहीं हुई, वाद प्रश्न भी नहीं बनाए गए और ना कोई टेक्निकल एविडेंस ली गई, है ना।
ये समरी प्रोसीजर में जो समन निकलते हैं वो हमेशा अंतिम निपटारे के लिए निकलते हैं, और वैसे समन निकलते हैं सामान्य प्रक्रिया में तो वो होते हैं वाद प्रश्नों की विरचना फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशू, है ना। जहाँ समन्वाद के अंतिम निपटारे के लिए है वहाँ उसमें प्रतिवादी को यह निर्देश भी होगा कि जिन साक्षियों के साक्ष्य पर मामले के समर्थन में निर्भर करने का उसका आशय है उन सबको उसी दिन पेश करे जो उसकी उपसंजाति के लिए नियत है। एक ही दिन में सारी एविडेंस ले आओ अपनी। प्रतिवादी को क्या डायरेक्शन होगा डिफेंडेंट को कि इस डेट को दावे का उत्तर भी देना है और जितनी तुम्हारे पास एविडेंस है वो भी सब उसी दिन पेश तो उसी दिन वादी की भी साक्ष्य ले ली जाएगी, प्रतिवादी की भी साक्ष्य ले ली जाएगी और न्यायालय एक दिनांक और निश्चित कर देंगे काय के लिए, जजमेंट के लिए। प्रतिवादी भी एक डेट फिक्स कर, आज दावा आ गया, न्यायालय को लगा कि संक्षिप्त प्रक्रिया से निपटाया जाना चाहिए, समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर से इसको निपटाया जाना चाहिए। न्यायालय को लगा कि वैसे भी उसमें दिया हुआ है ऑर्डर 37 में कि संक्षिप्त प्रक्रिया के देखो दो प्रक्रिया, एक तो सामान्य प्रक्रिया गाल हमने तुम्हें बताई, दावा आएगा फिर जवाब दावा आएगा फिर इशू फ्रेम होंगे फिर प्लेंटिफ की एविडेंस होगी फिर डिफेंडेंट की एविडेंस होगी फिर आर्गूमेंट होंगे, ये सामान्य प्रक्रिया है। संक्षिप्त प्रक्रिया में क्या होता है कि वादी ने आज दावा पेश कर दिया, न्यायालय ने दावा पढ़ा और प्रतिवादी को समन निकाले, तो संक्षिप्त प्रक्रिया में समन इसलिए निकाले जाते हैं कि वाद प्रश्नों की विरचना करना है, फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए नहीं निकाले जाते। उसमें लिखा जाता है कि मामले की अंतिम सुनवाई के लिए यह दिनांक निश्चित की गई है, आप इस दिनांक को हाजिर होकर दावे का उत्तर भी दें और प्लस आपके पास जितने डॉक्यूमेंट हों वो भी उसके समर्थन में। उसी दिन प्रतिवादी दावे का उत्तर भी देगा, सारे डॉक्यूमेंट भी उसी दिन पेश कर देगा, उसी दिन वादी के भी डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे और उसी दिन दोनों की एविडेंस लेकर एक डेट और लगा दी जाएगी कि फला डेट को जजमेंट प्रोनाउंस। सामान्य प्रक्रिया में ये स्थिति है कि सामान्य प्रक्रिया में मुकदमा 5 साल 6 साल नॉर्मली चल जाता है, संक्षिप्त प्रक्रिया में नहीं चलता। हाँ 2 या 3 सुनवाई में मामला समाप्त, उसमें कोई टेक्निकल नहीं है, पहले प्लेंटिफ की एविडेंस होगी फिर डिफेंडेंट की होगी फिर आर्गूमेंट होंगे, कुछ नहीं होगा, एक ही दिन फिक्स होगा, उसी दिन प्लेंटिफ की भी एविडेंस। तुम अगर हम तुम्हें बता दें तो तुम्हें भी ये देख के लगेगा कि वाकई में ये तो एक दिन का काम है। जैसे प्रखर ने मुझे एक वचन पत्र दिखाया कि साहब अनूप हमसे 10,000 रुपए ले गए थे और ये वचन पत्र में लिखते हैं। अब इस पर क्या टेक्निकल एविडेंस लिया जाएगा, वो वचन पत्र रखा है, अनूप को बुला के ये पूछ रहा है कि ये तुम्हारा ही है। अनूप कहते हाँ साहब है तो हमारी, मजे करो तुम बताओ पैसे कब दे रहे, क्योंकि अब कोई एविडेंस लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये संक्षिप्त प्रक्रिया इन्हीं मामलों में अपनाई जाती है, हर केस में संक्षिप्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। ज्यादा करो 37 खोल के देख लो, उसके रूल 1 में ही लिखा हुआ है कि किन किन पर ये लागू है। हाँ तुम्हें ज्यादा तनाव हो रहा हो तो देख किन किन पर है जब देखना तो वे न्यायालय और वादों का यह आदेश निम्नलिखित न्यायालयों को लागू होगा, अर्थात उच्च न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय, आगे बढ़ो अन्य न्यायालय पर। अब वचन पत्र और विनिमय पत्र इनके आधार पर जो दावे आएंगे उसमें क्या टेक्निकलिटी होगी और तुम्हें क्या एविडेंस लेना होगा जरा बता दो, बोलो। एक ही प्रश्न है, प्रतिवादी को बुला के पूछ लो तुम्हारा ही है, हाँ साहब हमारे ही है। अब क्या है, अब तो ये पूछो उससे कि ये पैसे कब दे रहे हो तुम,
इनमें लंबी प्रक्रिया अपनाने की कोई जरूरत ही नहीं। एक इशू है कि क्या वचन पत्र प्रतिवादी द्वारा लिखा गया, बी सूट में ही आएंगे ये सब, ए सूट नहीं है, बी सूट है ये। लेकिन बी सूट भी किस आधार पर आ रहा है? बी सूट आ रहा है प्रोमिसरी नोट के आधार, मनी रिकवरी ही तो है। विनिमय पत्र के आधार पर जो बाद आएगा वो काहे के लिए आएगा? मनी रिकवरी। तो वो बी सूट ही आएंगे। मैं बताया था ए और बी, तुम उस दिन क्लियरिंग पढ़ा रहे हो। हाँ यार, हम बता तो देते हैं तुम्हें सब, अब तुम याद नहीं रखो, ये क्या ही गलती है? बी सूट, वे सारे सूट बी सूट कहे जाते हैं जिसमें मनी, चाहे कंपेंसेशन के रूप में हो, चाहे तुमने किसी को उधार दिए हो, वो सब बी सूट, और उनको छोड़कर बाकी के सब ए सूट। ठीक है, एक दिन पीरियड पढ़ा रहे थे, बताया तो अनु। नियम 9, न्यायालय द्वारा समन का परिधान। किसको देगा समन न्यायालय? कब वकील को कि तामील कराए देखो है? कौन को? पड़ोस के न्यायालय के किसी अधिकारी, जहां प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है जिसमें वाद संस्थित किया गया है। हाँ, अगर वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही रह रहा है, मान लो ग्वालियर का ही वादी है, ग्वालियर का ही प्रतिवादी है, जी। तो समन तामील कौन कराएगा? कोर्ट। कोर्ट किससे? मतलब मजबूरी। वो पुराने जमाने में उसे मजबूरी कहते हैं। अब वो वकील मजबूरी कहते हैं, जबकि उसका इंग्लिश वर्ड है प्रोसेस सर्वर, आदेशिका वाहक। उनके बेल्ट पे लिखा रहता है आदेशिका वाहक, और उनकी ड्रेस में जाते हैं, वो सफेद ड्रेस है, वो आवाज लगाता है ना, हेलो, तो बगल में खड़े रहना, वो तुम्हारा नाम बुला के तुम्हें बुला लेगा, और तुम्हें समझ नहीं आएगा हमारा नाम बोल दिया, इतना सुनाई देगा, आगे रहो, नाम किसका बोल गया? तो भाई तुम भाई 50 नोट पकड़ाया, बात बताया कि माँ बैठे हैं, वो हाल बुलाए हुए आया वो, चलो क्या ऐसा नहीं करता ही था तुम? इनसे पूछ रहे वकील का, ऐसा होता कि नहीं? कहा तुम नहीं खड़े रहोगे कोर्ट के चैम्बर के बाहर? कब कब आवाज लगाए? 10 से तुम 4:30-5 बजे तक वहीं ठाड़े रहोगे, और क्या नाम मिल जाएगा तुम्हें पता नहीं लगेगी, है ना? और भाई तुम धीरे सेवा की सेवा करो, तो तुम जब बता देना कि वहाँ बैठे हैं चैम्बर में, एडवोकेट चैम्बर। चलो हम अब बाका मान रखते हैं। अब 20 रुपया यार क्या कह रहे हैं, एक पुड़िया होते 20 रुपया, 3 मिनट में खत्म है यार, ऐसे नहीं, 50 तो दे चाहिए। क्या आपका लग रहा है क्लाइंट से लेके दे दो? क्लाइंट से लेके तुम ले लो, तुमका जेब से दे रहे हैं। बाबू को देने के लिए क्लाइंट से 300 रुपए 400 रुपए देते हैं, बाबू को 50 रुपए देते हैं। तो ठीक है, वकील अपनी जेब से देता है क्या? काय को देगा? वकील देना जानता है, सीखा ही नहीं, लेना जानता है। क्या कह रहे छोटे जी है? चलो अनूप आगे। पढ़ने से बड़ा संस्थित किया गया है और उस अधिकारिता के भीतर निवास करने वाला उसका ऐसा अभिकर्ता है जो समन की तामील। अब अगर समन ग्वालियर से ही जारी हुआ है, प्रतिवादी ग्वालियर में ही रहता है, या प्रतिवादी ग्वालियर में नहीं रहता है तो ग्वालियर में उसका कोई एजेंट रहता है, तो तामील व्यक्ति पर या उसके एजेंट दोनों पर कराई जा सकती है। व्यक्ति नहीं है मगर ग्वालियर में उसका एजेंट है, तो जारी करने वाला न्यायालय भी ग्वालियर का, वादी भी ग्वालियर का, प्रतिवादी भी ग्वालियर में, तो समन न्यायालय का जो भी कर्मचारी होता है, जिसे हम कह रहे हैं प्रोसेस सर्वर, आदेशिका वाहक, जिसे तुम लोग बार बार कहते हो मजकूरी, हाँ,
वो मजबूरी से समन तामील करा दिया। मजबूरी दो कॉपी में समन होता है, एक कॉपी नहीं होती समन की, दो कॉपी होती हैं, एक ओरिजिनल एक कार्बन। कार्बन कॉपी तुम्हें दे दी जाएगी, तुम्हें मतलब जिस पे तामील होनी है उसे दे दी जाएगी, और ओरिजिनल कॉपी पे उससे रिसीप्ट ले ली जाएगी, रसीद कि हाँ मैंने प्राप्त किया। और फिर जो तामील कराने वाला कर्मचारी है वो नीचे अपनी टीप लगा देगा, अपना नोट लगा देगा कि मेरे द्वारा इस समन की तामील अमुक अमुक दिनांक को अमुक अमुक समय पर अमुक अमुक व्यक्ति पर उसकी उस हैसियत में, किस हैसियत में, प्रतिवादी की हैसियत में, उसके एजेंट की हैसियत में, उसके प्रतिनिधि की हैसियत में, किस हैसियत में समन तामील कर, वो नोट लगा के और वो ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में चली जाती है। और मजकूरी का ये नोट लगा हुआ आगे आगे तामील करा दी गई है, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य होगा कि प्रतिवादी पर तामील नहीं है। मजकूरी अगर लिख लाता है, बड़ा अधिकारी होता है नहीं होता। बात नहीं बिगाड़, देखो अफसर से बिगाड़ लियो, अधीनस्थ से कभी मत बिगाड़ना। काम अफसर कभी नहीं करते, काम सारे अधीनस्थ करते हैं, सबऑर्डिनेट बात से बनाया के चलो, है ना। बोले देखो, और जज बन जाओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जाओ कोर्ट के, तो भी अपने स्टाफ को हमेशा खुश रखना, हमेशा। वो रुपया, अगर तुम ईमानदार आदमी हो, तुम किसी से 1 रुपया रिश्वत नहीं लेते, मत लो। लेकिन वो जो ले रहा है बाबू, अगर तुमने उसको टोकना शुरू कर दिया तो भाई साहब फिर आपकी नौकरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस दिन ऐसे थे कर देगा है वो तो काय पे साइन करा लेंगे भाई। होता क्या, तुमने देखा होगा, तुम लोग वकालत कर रहे हो, शाम को 4:30 बजे सारी फाइलें कागत्ते बाबू वही पेज खोल के रखता है जिस पर साइन होने हैं, और सारे इधर आर्गूमेंट सुन रहे हैं और नीचे साइन कर रहे हैं, पता नहीं काय पे साइन होगा। यहाँ एक एडीजे थे R12, उनकी नौकरी चली गई। काय बात पे, बाबुओं को वो हड़का दिए। एक बाबू वो बेल ग्रांट करा ले गया उनसे, जो बेल हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी। और बाबू ने लिख के ऑर्डर शीट पन्ना खोल के रख दिया, साहब ने साइन। एडीजे थे, डीजे बनने वाले थे, ऊपर बैठते थे, जो डीजे के इधर वाला चेयर उसमें बैठते थे। R12 हाल चली गई नौकरी। अब जो नहीं कर सकते कि साहब हमने पढ़ा नहीं था, तुमने बिना पढ़े साइन कर दिए, ये तो और बड़ी गलती है तुम्हारी। अब तो तुम्हें पद पे रहनी नहीं चाहिए, तो बिना पढ़े साइन कर रहे हो। मतलब बाबू कोर्ट चला रहे हो, तुम चला रहे हो, कोई छोटे नहीं। अच्छा। संविधान में ये लिखा हुआ है कि सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए गए। लिखा है, राष्ट्रपति कुछ करता है? करता कौन है? उसकी मंत्रिपरिषद है, लेकिन नाम तो है। इसलिए यही माना जाएगा कि साहब ने काम किया है ना। तो जो भी जिम्मेदारी होगी वो साहब की होगी। न तुम साहब बन जाओ तो ढंग से काम करियो। जब कोचिंग को अगर तो एक वो निकारो नहीं ना हो जो पढ़ के गए हैं, अब भविष्य में तो वैसे नहीं निकल रहे हो, कैसे सिलेबस ये तो कर रहे हो। इस कोचिंग में पढ़े हुए स्टूडेंट के खिलाफ आज तक कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी नहीं, आज तक कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई।
आगे पढ़ो अनु। यह न्यायालय द्वारा अनुमोदित कोरियर सेवाओं को परिवर्तित किया। हाँ, अब वो बाहर रहता है प्रतिवादी, तो अब ग्वालियर का कोई कर्मचारी तो तामील कराने इतनी दूर जाएगा, दिल्ली मुंबई, तो बहुत खर्चा हो जाएगा कि नहीं? तो क्या करें, एक आदमी को जाएगा, आने जाने का किराया है, हाँ, ये सब बादी जो समन तामील करा रहा है वही देगा खर्चा। सिविल में फ्री में कुछ होता ही नहीं है। इससे अच्छा ये है कि बाई पोस्ट तामील करा दो। बाई पोस्ट कैसे, अब तुमने कही बाई पोस्ट होनी है, कोर्ट तुमसे कह देगा कि ये ले जाओ जवाबदार ओ बात पत्र, उसके साथ दस्तावेज जितने पेश किए गए हैं और समन की कॉपी। समन भेजा भी नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उस पर कितने रुपए के टिकट लगेंगे, ये तुलवा लाओ, जाओ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में गए, तुलवा के लाए, पोस्ट ऑफिस ने कहा कि 60 रुपए के टिकट लगेंगे। अब 10 प्रतिवादी, तो 10 प्रतिवादियों को तामील होगी 60 पर के हिसाब से 600 रुपए हो गए। अब आप क्या करोगे, 10 लिफाफे बनाओगे बड़े वाले लंबे वाले, उनमें हर लिफाफे में 60-60 रुपए के टिकट लगा के कोर्ट को दे देंगे। अब ये कोर्ट का काम है कि उनमें दावा और उसकी डॉक्यूमेंट रख के पैक करके प्रतिवादी का नाम पता लिख के, चाहे पोस्ट ऑफिस के थ्रू और चाहे कुरियर के थ्रू। लेकिन कुरियर का मतलब कोई भी कुरियर नहीं है, कुरियर की कंपनियों का एक पैनल बनाया, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज कुरियर कंपनी का एक पैनल बनाएगा कि कौन कौन सी कुरियर कंपनी है जिनके माध्यम से आप तामील करा सकते हैं। तो वो लिस्ट वहाँ बनी होगी, तुम्हें देखना हो तो कोर्ट चले जाना और नकल सेक्शन में वहाँ मिल जाएगी तुम्हें कॉपी कि कुरियर कंपनी कौन कौन सी अथोराइज्ड है, उनकी कॉपी दे देते। जैसे तुम्हें चाहिए, तुम्हें ये पता करना है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना, तो वो हर साल एवरी ईयर जितने भी कोर्ट उसके सबऑर्डिनेट है सबके बीच में कार्य का विभाजन करता है। कौन से एडीजे कौन से मामले सुनेंगे, कौन से सिविल जज क्लास 1 कौन से मामले सुनेंगे, सिविल जज क्लास 2 जितने हैं वे कौन कौन से मामले सुनेंगे, है ना। तो उनका रोस्टर तैयार होता है ना। तो वो रोस्टर तुम नए गए हो कोर्ट में, तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि कौन सी कोर्ट में क्या होगा। तो जूनियर अगर बनना चाहते हो और वकालत में सफल होना चाहते हो तो जिस दिन जूनियरशिप में पहली बार जाओ उस दिन सबसे पहला काम करो, नकल सेक्शन में जाके जो डिस्ट्रीब्यूशन मेमो है, जो डीजे साहब ने कार्यभार विभाजन किया है न्यायाधीशों के बीच में, उसका मेमो पहले निकाल, जिससे तुम्हें ये पता रहे कि कौन सा केस किस कोर्ट में जाए। जूनियरों को यही नहीं पता होता, उन्हें पता ही नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन मेमो क्या है। करीब कम से कम होता 20-25 पेज का हो, सारे जितने भी क्लास 2 से लेके डीजे तक जितने न्यायालय हैं उनकी कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं किसके पास, ये उसमें लिखा होता है। तुम जाओ नकल सेक्शन में एक आवेदन दो और उनसे कह दो कि रोस्टर की कॉपी दे, वो एक रोस्टर की कॉपी निकाल के तुम्हें कि कौन सा न्यायाधीश कौन से मामले सुन रहा है। ये वकील साहब ने एक काम सौंपा था 2 वकीलों को, तो रोस्टर की कॉपी कल या मंडे को हमारे टेबल पर होनी चाहिए, ठीक है। रोस्टर की कॉपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रोस्टर की कॉपी हमारी टेबल पे होनी चाहिए। ठीक है, नकल सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। हमें सब मालूम है कहाँ क्या होगा, सब मालूम है। हम सिर्फ साल भर कोर्ट गए बस, तो सिर्फ यही देखने गए कौन सा काम कहाँ होता है। 1 साल हाई कोर्ट, 1 साल। तो पहले दिन जिस दिन हमने गाउन डाला था इस शरीर पर, उस दिन 302 के ट्रिपल मर्डर की बेल करा के लाए थे।
ट्रिपल मर्डर में बेल करा दिया। पहले दिन वेरी फर्स्ट डे हमारे सीनियर लुपाते थे हाई कोर्ट में, उन्हें हम पकड़ा दी। हमें सब पहला दिन है, खारिज हो गई या आर्गूमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई तो क्लाइंट का नुकसान हो जाएगा। तुमने कि कान कटे चहकाऊ को और मोड़ा सीखे नाऊ को। भाई नाऊ को मोड़ा अगर सीखे हो तो काऊ ना काऊ को कान तो उस तरह के नीचे जरूर आएगा। तो हाथ पहले दिन ही थोड़ी भागे, तो बोले कान कटे चहकाऊ को मोड़ा सीखे नाऊ। पक्का बोले पक्का। सीनियर हमारे स्कूटर उठाए चले गए। हमने कि जी आएंगे, हमने फोन लगा, हमने कहाँ गए? बोले हम तो आए थे घर। हमने ये बेल, बोले तुम ही आर्गूमेंट करते हो। हमने खारिज हो गई तो बोले तुम्हें करने, तुमने बुक करिएगा कि तुमने पैसा लाए। बात तो सही कह रहे हैं, हमने ना हमने पैसा लाए ना हमने बुक करी, हमने आर्गूमेंट करे, वो बेल है ना। और टुच्चा सा आर्गूमेंट था, हमने पढ़ के टुच्चा सा आर्गूमेंट। इतना काम नहीं था, हमारे ऊपर 34 लगा दी। घटना स्थल पे हमारी मौजूदगी दिखाती, हमारे हाथ में एक लाठी दिखा रही। और साहब चलो हमारे हाथ में लाठी भी थी तो लाठी से मर्डर हो जाएंगे 3 दिन। मैं कहा साहब जातिगत झगड़ा है, दो मोहल्ले, एक मोहल्ला अलग जाति का, एक मोहल्ला अलग जाति का है। इस जाति का आदमी दुकान किए हुए था, उस जाति का आदमी सिगरेट पी गया, पैसे नहीं दे गया, इस बात पे लड़ाई हो गई। साहब चूंकि हम उसी जाति के हैं तो हमारा भी नाम लिखवाइए, हमारे हाथ में लाठी बता दी। इसके अलावा FIR में हमारा कोई रोल है क्या? हाँ सरकार, हाँ क्या कहना है नकवी साहब आपका? बोले साहब ट्रिपल मर्डर है। अरे यार ट्रिपल मर्डर होगा, तुम ये बताओ कि एप्लीकेंट का एक्ट क्या है? बोले साहब एप्लीकेंट का एक्ट कहीं मेंशन नहीं है। बोले एप्लीकेंट का एक्ट मेंशन नहीं है FIR में, तो मात्र FIR में नाम होने से हम उसकी बेल को रिफ्यूज कर सकते हैं क्या? नकवी साहब बोले माय लॉर्ड का डिस्क्रिशन है, जो चाहे वो करे। नकवी साहब से हमारी भी थोड़ी बहुत थी, हमने हमारी तरफ देखा, बोलो साहब, कुछ नहीं बोले। वो कोर्ट में बेल कराया, सीनियर ने वहां से 10,000 रुपये और ले गए। 10 पहले देगा तो 10 और ले गए। बहुत खुश होगा, ट्रिपल मर्डर में जमानत हो गई। तो कुछ मालूम ही नहीं, हम तो यही कह के गए थे, हमने हम पे 34 लगा दी साहब। हाँ मैथिली शरण साहब से, जस्टिस मैथिली शरण, हमने ग्रांट कर दी। सीनियर ने 10,000 और फटक ले, हमें नहीं दोगा, हमें सुनने चबन्नी। और हमसे कहा कह रहे वरना बेल ग्रांट होगी। एक शानदार पार्टी आज तो बिना मिली। उपनियम 2, उचित अधिकारी उस न्यायालय से जिसमें वाद संस्थित किया गया है भिन्न किसी न्यायालय का अधिकारी हो सकेगा। और हाँ, समन किसको दिए जाएंगे तामील कराने के लिए? न्यायालय के अधिकारी को। हमारे कोर्ट में जो अधिकारी है उसको दे देंगे, हमारे कोर्ट में कोई अधिकारी है नहीं है तो दूसरे कोर्ट में जो अधिकारी होगा, ऑफिसर होगा, उससे दे देंगे, वो तामील कराएगा, है ना। उपनियम 3, समन की तामील प्रतिवादी को या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को संबोधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा ऐसी कोरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय अथवा उपनियम 1 में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो अथवा कोरियर कंपनियों का एक पैनल बनाया गया है। तो मैं बता दें, हर जिले में क्या हाई कोर्ट ने बना दिया है, कोरियर कंपनी कौन कौन सी होंगी जिनके माध्यम से तामील कराई जा सकती है, उसका एक पैनल बना हुआ है। उन्हीं कोरियर कंपनी के माध्यम से तामील कराई बाई पोस्ट। ऐसा नहीं जो लिस्ट में नहीं है कोरियर कंपनी उससे तामील, है ना। तो जैसे मधुर कोरियर है, अब तो निरे कोरियर हो गए हैं। अब तो मधुर का नाम ही नहीं सुनाई देता। ये पहले पूरे हिंदुस्तान में एक ही कोरियर कंपनी थी, मधुर कोरियर, और मधुर कोरियर पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी।
लेकिन जब से जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होने लगी नहीं, ऑनलाइन खरीदारी, तब से कितनी कुरियर कंपनी मार्केट में आ गई। लेकिन अभी भी ये सब माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तुम्हारे पत्र वत्र कुरियर नहीं ले जाते, वो आज भी मधुर से ही जाते हैं, या वो एक और है, क्या नाम उसका, दो ही हैं जो लेटर्स वगैरह को ले जाते हैं, मधुर है और एक और है बाई प्लेन जाती है, याद नहीं आ रहा, भूल गया। चलो आगे बढ़ो हम। अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा बंद फैक्स संदेश, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा। ये क्या कुरियर के अलावा फैक्स से भी भेजा जा सकता है? फैक्स जानते हैं क्या होता है? देखा है फैक्स? देखा नहीं? यहाँ से डाला, वहाँ फोटो कॉपी आपके मेल पर। फैक्स पहले बहुत चलता था, अब खाए के फैक्स इतने फैक्स डाल रहे हो व्हाट्सएप है। ठीक है, आगे बढ़ो। परंतु यह कि इस उपनियम के अधीन समन की तामील वादी के व्यय पर की जाएगी। उपनियम 4। उपनियम 1 में अंतर्वृत्त किसी बात के होते हुए भी जहां प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करता है जिसमें वाद संसिद्ध किया गया है, और न्यायालय यह निर्देश देता है कि उस प्रतिवादी पर समन की तामील रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा छोड़कर उपनियम 3 में निर्दिष्ट समन की तामील की रीति से की जा सकेगी, तो नियम 21 के उपबंध लागू नहीं होंगे। नियम 21 में क्या लिखा है? जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है। क्या लिखा है नियम 21 में? अब फिर वापस वही रूल पढ़ो। उपनियम 1 में अंतर्वृत्त किसी बात के होते हुए भी जहां प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करता है जिसमें वाद संस्थित किया गया है, और न्यायालय यह निर्देश देता है कि उस प्रतिवादी पर समन की तामील रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा छोड़कर उपनियम 3 में निर्दिष्ट समन की तामील की रीति से की जा सकेगी, तो नियम 21 के उपबंध लागू नहीं होंगे। देखो अब तो मैं बताया थी, यार बताया थोड़ी देर पहले, समन 2 कॉपी में, एक प्रतिवादी को दे दी जाती है और दूसरी कॉपी से पर प्रतिवादी से उससे रिसीप्ट ली जाती है। रसीद तो उसने समन प्राप्त कर, अगर तुम रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हो तब उस पर जी कौन लिखेगा कि समन प्राप्त किए? तो मजबूरी तो है नहीं, मान लिए नहीं साइन होते हैं जब। सुन लो, तुमने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, रसीद मिलती है, पोस्ट ऑफिस देता है कि स्लिप, वो स्लिप कोर्ट में दे दो, तो मैंने भेज दिया, ठीक है। अब इंतजार करो 30 दिन, 30 दिन के अंदर अगर वो तामील नहीं हुई होती तो लिफाफा लौट के आ जाता कि नहीं? उस पर लिख देता पोस्टमैन कि लेने से इनकार किया, मिले नहीं, जो भी सिचुएशन, लिफाफा वापस आ जाता जिसमें समन और डॉक्यूमेंट रख के भेजे गए थे, वो वापस आ जाता। 30 दिन हो गए, वो लिफाफा अभी तक वापस नहीं आया। 30 दिन बाद न्यायालय ये घोषणा कर सकता है कि समन की तामील हो चुकी है। 30 दिन वेट करता है। अगर तामील नहीं होती, वो लिफाफा लेने से इनकार कर देता,
रजिस्टर्ड पोस्ट के बारे में पोस्ट ऑफिस का ये नियम है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 72 घंटे के अंदर वो डिलीवर हो जाए। यहाँ तक कि आज की डेट में आप अपने लिफाफे का करंट स्टेटस जान सकते हैं, ट्रैक होता है। कंसाइनमेंट राइट नाउ हमारा कंसाइनमेंट या हमारा एनवलप कहाँ पड़ा हो। तो पोस्ट ऑफिस में ये नियम है कि रजिस्टर्ड पोस्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 72 घंटे में डिलीवर हो जानी चाहिए। 72 घंटे माने 3, 24 दिए 72, ठीक है। 3 दिन जाने में, चलो हमने 5 कर लिया, 5 दिन जाने में, 1 दिन डिलीवरी होने में, 5 दिन आने, 11 दिन तो है। कितना लेट होगा, चलो 20 दिन कर लीजिए, 25 कर लीजिए, 30 दिन हो गए, 1 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, 30 days does not equal to, है ना। जहाँ मंथ की बात करोगे तो फिर तो फरवरी भी मंथ है ना। हाँ, और जनवरी भी मंथ है, इसमें 31 है, उसमें 28 से 29 है, और फिर अप्रैल भी एक मंथ, मार्च भी एक मंथ, वो अप्रैल 30 ही दिन है, 30 अप्रैल। जहाँ मंथ काउंट करेंगे वहाँ डेज काउंट। जैसे कोई महीना 15 फरवरी को शुरू हो रहा है तो वो 14 मार्च को खत्म। एक महीना हो गया। अब मेरे साथ फरवरी में 28 दिन थे, हमारे दिन पूरे नहीं हुए। लेकिन जहां लिखा है 30 डेज, वहां शार्प काउंटिंग डेज है ना। और जहां लिखा हो मंथ, मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो मंथ है वो मंथ, ठीक है। और बताओ। उपनियम 5, जब न्यायालय प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने के लिए तात्पर्य अभिस्वीकृति या कोई अन्य रसीद प्राप्त करता है, या न्यायालय उस डाक वस्तु के जिसमें समन है ऐसे प्रष्टांकन के साथ वापस प्राप्त करता है जो डाक कर्मचारी द्वारा या किसी कोरियर सेवा द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस आशय से किया गया तात्पर्य है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने उस डाक वस्तु को जिसमें समन है निवेदित या पारिषित किए जाने पर ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, अथवा उपनियम 3 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य साधनों से समनों को प्राप्त करने से इनकार कर दिया था, तो समन निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि प्रतिवादी पर समन की सम्यक रूप से तामील की गई थी। क्या कह रहे हैं? उसने अगर मना कर दिया तो मान लिया जाएगा कि उसने तामील। ये अगर मजबूरी लिख के ले गया कि समन लेने से इनकार किया, या पोस्टमैन डिलीवर करने गया और तुमने मना कर दिया तो उसने लिख दिया कि लेने से इनकार किया। जैसे कोर्ट के पास आएगा, कोर्ट ने क्या लिखा है, लेने से इनकार किया, तामील हो गई। कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि समन की तामील हो गई, क्योंकि अब गलती तुम्हारी है, तुमने लेने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये कि तुम जानते थे इसमें क्या है और तुमने जानबूझकर लेने से मना कर दिया। अब तो तामील तुम्हारे ज्ञान में तो आ गई। तामील का मतलब है कि समन उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाना जिसके लिए वो जारी किया गया है, इसे कहते हैं तामील, सर्विस। और एक हिंदी शब्द क्या है इसका? हिंदी शब्द तामील ही लिखते हैं। हाँ, तामील ही लिखा है। तामील तो फारसी का शब्द है। आगे बढ़े। परंतु यह कि
जहां समन उचित रूप से पता लिखकर उस पर पूर्व संदाय करके और रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा समयक रूप से भेजा गया था, वहां इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति खो जाने या इधर उधर अभिस्वीकृति समझते हैं? एक मिनट। उसके साथ एक कार्ड लगाते हैं अपन, 1 रुपए का आता है, तो वो कार्ड जैसे ही आपने लिफाफे के साथ अटैच किया तो वो डाक आपकी इंश्योर्ड हो जाती है, तुम्हें अभी ये पता ही नहीं है। 1 रुपए में आपके लिफाफे का इंश्योरेंस हो जाता है, इंश्योरेंस। और अगर पोस्ट ऑफिस की गलती से वो एनवेलप खो गया तो ध्यान रखना इंश्योर्ड है वो, पोस्ट ऑफिस हमको पैसे देगा, पता ही नहीं है। उस कार्ड को पढ़ा कभी भी, आप लिखा रहता है बीमाकृत, इंश्योर्ड। पोस्ट ऑफिस 1 रुपए के बदले में ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं तामील कराऊंगा, मैं लिफाफा भेजूंगा, और लिफाफा अगर पोस्ट ऑफिस लिख के दे देता है कि खो गया तो बचुआ अब दो कंपेंसेशन। क्यों? क्योंकि हमने अपने लिफाफे का बीमा, लिफाफे का कंपनसेशन, हमने आपकी सर्विसेज को अवेल किया और आपने सर्विसेज में डिफॉल्ट किया, तो बीमा दोनों का होता है ना, सेवा का भी बीमा होता है और वस्तु का भी बीमा होता है। नहीं होता क्या? सेवा का बीमा नहीं होता? नहीं होता हो तो बता, फिर तुम्हें उदाहरण दे सेवा की बीमा। सिविल जज बनोगे तो बीमा नहीं होगा क्या? सरकारी नौकरी में रहने वाले हर व्यक्ति का बीमा होता है, प्राइवेट में भी बीमा होता है। आपकी सैलरी से उसकी वो कटती है कि नहीं कटती है, बीमे की किस्त कटती है। एडवोकेट का बीमा होता है, एडवोकेट का बीमा होता है, बिल्कुल होता है। रजिस्ट्रेशन कराओगे जब, उसमें एक फॉर्म भरते हैं बीमा का, बीमा भरा जाए तो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख जितने का बीमा हो, बार काउंसिल देती है। ठीक है नो, गुजारे किसी अन्य कारण से न्यायालय के समन जारी करने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, 30 दिन के अंदर अगर अनडिलीवर्ड वापस नहीं आया तो हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि तामील। उपनियम 6, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय जैसी भी स्थिति हो, उपनियम 1 के प्रयोजन के लिए कोरियर एजेंसियों मैंने बताया कुरियर कंपनी कौन कौन सी होंगी, ये नियम कौन बनाए? हाई कोर्ट और डीजे साहब। नीचे के न्यायालयों के जो समन है उनके लिए डीजे साहब, और हाई कोर्ट के जो नोटिस वगैरह हैं उनके लिए हाई कोर्ट। ठीक है, सोमवार को पढ़ेंगे, है होगा नियम बताओ? ये तो खत्म हो गया। सोमवार को पढ़ेंगे। और अपने का भाई तबीयत ठीक हो गई है, इन्हें जोश बढ़सो रहो है। LRC वो हमें ख़त्म करनी है बहुत जल्दी। तो